अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, वेलकमिंग यू टू द स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम। द यूनिवर्स, कितनी बड़ी कायनात है। जितनी भी वो खूबसूरत है उतनी ही पुरअसरार भी है। इसलिए तारीख की शुरुआत से आदमी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहा है। टॉलेमी से लेकर अब्दुल-रहमान अल-सूफी, कोपर्निकस, केपलर, आइंस्टाइन, न्यूटन, हबल, सेगन, हॉकिंग, हेली, हर्शल, मकबूल एस्ट्रोनॉमर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर क्यों ना इस लिस्ट को मज़ीद एक्सपेंड कर लें, क्योंकि आज मैं और आप भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। तो अपना स्पेस सूट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए देखने के लिए कि वो लोग जो आसमान की तरफ देखते हैं और उसे समझना चाहते हैं, प्रोफेशनल स्टारगेजर्स। क्या इतनी बड़ी कायनात में इंसान अकेला है या कोई और मखलूक भी मौजूद है? अगर नासा नहीं होती तो आज स्पेस के हवाले से हमारे क्या ख्यालात होते? वैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखने के लिए एक एस्ट्रोनॉट होना ज़रूरी नहीं। आई बेट कि आप सभी मेरी तरह बचपन से आसमान की तरफ देखकर हैरान और मुतवज्जा रहे हैं। वेल, यूर इन लक, क्योंकि हाल ही में मेरे साथी साकिब अल इस्लाम वाशिंगटन डीसी में होने वाला एस्ट्रोनॉमी फेस्टिवल गए और प्रोफेशनल स्टारगेजर से मिले। इस इवेंट का स्लोगन ब्रिंगिंग द यूनिवर्स डाउन टू अर्थ। हाउ कूल, चेक करें। नासा के साइंसदानों का कहना है कि हमारे निज़ाम शमसी में सूरज समेत तकरीबन 100 अरब सितारे मौजूद हैं और ये हिस्सा है हमारी गैलेक्सी यानी कहकशां मिल्की वे का। जबकि हमारी कायनात में ऐसी 10 ट्रिलियन यानी 10 खरब कहकशाएं हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारी कायनात में तकरीबन 100 ऑक्टिलियन यानी 10 अरब संख सितारे मौजूद हैं और ये तादाद इंसानी सोच के अंदाजों से भी ज्यादा है। अब कोई इन सितारों को गिनने बैठ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? खैर, इनको गिनना तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सितारों का बगौर मुशाहिदा जरूर करते हैं। मैं नासा या किसी ऐसे इदारे की बात नहीं कर रहा जो इस कायनात को मुसख्खर करने की जुस्तजू में है, बल्कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो शौकिया ये काम करते हैं। उर्फ़े आम में उन्हें स्टार गेजर्स या एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स यानी गैर पेशावर या शौकिया माहिरीन फल्कियात भी कहा जाता है। अमेरिका भर में लोगों में एस्ट्रोनॉमी का शौक परवान चढ़ रहा है। ऐसे लोग आपको मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में अपनी अपनी दूरबीनें पकड़े आसमान छानते नजर आएंगे। और ये वो लोग हैं जो अपनी दूरबीनें लेकर आसमान पर किसी नए सितारे, सैयारे, सैयारचे या चांद की तलाश में हैं। अगर आप दूरबीन का रुख मुश्तरी या ज़ाहिल की जानिब करें तो नजर आएगा कि मुश्तरी के चांद बहुत शानदार हैं, और इसी तरह ज़ाहिल के गिर्द बने गैसों के दायरे को मैंने जब पहली बार देखा था तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये दूरबीन चांद की मुशाहिदे के लिए बहुत मौजू है। मैं इससे चांद की तमाम आतिश फ़शानी चट्टानें देख सकता हूँ। और इनमें आपको ऐसे बच्चे भी नजर आएंगे जो अभी अभी अपने शौक का आगाज कर रहे हैं। सिडनी को भी आसमान के सितारों को देखना और उनका बगौर मुताला करना अच्छा लगता है। मैंने शेवी शेस कम्युनिटी सेंटर में खुद अपनी दूरबीन तैयार की है। मुझे याद नहीं कि इसके तमाम मुख्तलिफ हिस्से कहाँ से आए थे, लेकिन ये ट्यूब कहीं से मिल गई थी और हमने इसे इस्तेमाल किया। फोकल लेंस और कुछ और हिस्से हमने ऑर्डर किए जिनसे दूरबीन को अजराम फल्की पर फोकस करने में मदद मिलती है।
लेकिन कहा जाता है कि सितारों से आगे जहां और भी है, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शौकिया काम को भी बड़े एहतमाम से करते हैं। मिलिए स्कॉट बस बॉय से और देखिए इनकी ये खूबसूरत ऑब्जर्वेटरी यानी रसदगाह, जहां से स्कॉट आसमान पर बिखरे मोतियों को तलाश करते रहते हैं। रात का अंधेरा था, मुझे आसमान पर दो बहुत रोशन सितारे दिखाई दिए। मैंने सोचा कि मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। उनमें से एक पर मैंने अपनी दूरबीन फोकस की और पता चला कि उनमें से एक मुश्तरी था जिसके 4 चांद एक गिटार बनाते हैं। स्कॉट मुकामी कम्युनिटी में मौजूद रैपाहोनिक एस्ट्रोनॉमी क्लब के नाम से मौजूद एक क्लब के साथ वाबस्ता है। मैं ये काम उस वक्त से कर रहा हूँ जब मैं बच्चा था। मुझे ये बहुत पसंद है। प्राइमरी स्कूल के ज़माने में मैं एक फील्ड ट्रिप पर कैलिफोर्निया के माउंट पैलोमर पर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन हेल देखने के लिए गया था। वहीं से ये मेरा मशगला बन गया। स्कॉट और उनके दोस्त महीने में एक दफ़ा इकट्ठे ज़रूर होते हैं, जहां वो मिलकर खाना खाते हैं और शाम ढलने का इंतज़ार करते हैं, और इसके बाद सब अपनी अपनी दूरबीन लेकर आसमान पर सितारों की तलाश करते हैं। और इस तरह की गैदरिंग्स को कहा जाता है स्टार पार्टीज। आज भी स्कॉट ने एक स्टार पार्टी का एहतमाम किया है। स्कॉट और उनके बाकी दोस्त नौकरी करते हैं, अपना अपना घर चलाते हैं, लेकिन अपने शौक के लिए भी वक्त निकालते हैं। स्कॉट का ये भी कहना है कि ये एक निस्बतन महंगा और निहायत सब्र आज़मा मशगला है, लेकिन जब आप इस कायनात के रंगों को करीब से देखना शुरू करते हैं और इसकी वसतों को जानना शुरू करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आप एक अजीब सी खुशी और जोश महसूस करते हैं। मैं अपने इस मशगले पर थोड़ा सा ही वक्त लगा पाता हूँ। मेरे लिए जो चीज़ एक्साइटिंग होती है वो ये कि मैं जब चाहूँ किसी भी मुमकिना अजराम फल्की को अपनी दूरबीन की मदद से देख सकता हूँ, और इस सिलसिले में मुझे मिलने वाले मौके का ताल्लुक इससे होता है कि कहकशाओं, शहाबियों और दूसरे अजराम फल्की की शनाख्त और उनके तयन के बाद क्या चीज़ मुशाहिदे में आती है। और ऐसे में अगर कोई नई चीज़ दरियाफ्त हो जाए और उसे आपका नाम दे दिया जाए तो ये यकीनन बहुत एक्साइटिंग होगा। आप फलक शनासी का शौक रखने वाले और बिलखुसूस नौजवान फलक शनासों को और ये शौक रखने वाले बच्चों को जो इसे एक मशगले के तौर पर अपनाना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहेंगे? नौजवान ज़हन तजस्सुस से भरे होते हैं और स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम नौजवान इल्म की तलाश में होते हैं, और फल्क शनासी इसका ही एक हिस्सा है। सितारा शनासी का इल्म नौजवानों पर इन चीज़ों के बारे में जानने का दरवाज़ा खोलता है जिसके मुतालिक वो अमूमन किताबों में पढ़ते हैं। जब उन्हें अपनी हकीकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है तो फिर उनमें शौक़ पैदा होता है और वो इसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। इसका मुश्किल पहलू और चैलेंज अपने इस शौक़ को बरकरार रखना है। Cook and or explorer. Yours too. See, we're the explorers. Yay. Apparently so. कहीं भी मत जाइएगा, अब हम निकल रहे हैं एलियंस की तलाश में। यकीन नहीं आ रहा? दिखाती हूँ एक ब्रेक के बाद। वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक से पहले आपने मुझे देखा हुआ था दी एक्चुअल हबल स्पेस टेलीस्कोप के सामने खड़े हुए, और अब मेरे पीछे है दी अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट। स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के साथ साथ आपने यूनिवर्स का टूर भी किया टेलीस्कोप्स के जरिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सितारे और प्लैनेट्स के अलावा भी यूनिवर्स में कुछ है या नहीं, हमारी तरह? ओके फाइन, मैं साफ साफ एडमिट कर देती हूँ, मैं यूएफओज, एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की एग्जिस्टेंस को मानती हूँ। कुछ लोग ये सुनकर हंसेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह सोचते तो हैं कि व्हाट इफ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इन सवालों के जवाब बरसों से ढूंढने की कोशिश में हैं। मदीहा अनवर आपकी उन जैसे शख्सियात से मुलाकात करवा रही है इस रिपोर्ट में।
ہم سبھی نے فلموں میں UFOs کے بارے میں دیکھ رکھا ہے اور ایلینز کو بھی دیکھ رکھا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے؟ آج کے اس پیکج میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ UFOs کیا ہوتی ہیں اور آخرکار یہ ایلینز ہماری زمین پر کیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کائنات کے بے شمار سیاروں میں سے ایک سیارہ زمین ہے۔ انسان کو ہمیشہ سے ہی یہ جاننے کی جستجو رہی ہے کہ دوسرے سیاروں کی دنیا کیسی ہے۔ کیا ستاروں کی کسی کہکشاں میں ہمارے نظام شمسی جیسا کوئی نظام بھی موجود ہے جس نے زمین جیسے سیارے کو جنم دیا ہو، ایک ایسے سیارے کو جس کا ماحول زندگی کی تخلیق کے لیے زرخیز رہا ہو۔ انسان کو چاند تک پہنچے ہوئے نصف صدی ہونے کو آئی۔ اس وقت امریکی خلائی ادارہ ناسا مارس پر زندگی کے آثار کھوجنے کے لیے انسانی مشنز بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سائنس زمین سے باہر زندگی کا ثبوت جب پیش کرے گی سو کرے گی۔ بہت سے لوگ اس ثبوت کے بغیر ہی خلائی مخلوق یا ایلینز کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ The leading theory in the US is of course the extraterrestrial hypothesis. ایلینز کے بارے میں بہت سی مختلف تھیریز موجود ہیں۔ امریکہ میں ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہائپوتھیسس پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے، جس کے مطابق ایلینز واقعی وجود رکھتے ہیں۔ مگر ایلینز کیا کرنا چاہتے ہیں کیا پتا، وہ ہماری زمین پر آ کر انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہوں۔ مگر بہت سے تحقیقی گروپس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایلینز کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے وسائل ہتھیانا چاہتے ہیں اور ہماری زمین حتیٰ کہ ہمارے DNA تک کی کھوج کرنا چاہتے ہیں۔ سوزن سوائٹک ریاست ورجینیا میں UFOs اور ایلین سے متعلق تحقیقی گروپ سے منسلک ہیں۔ وہ زمین سے باہر موجود زندگی کے مفروضے کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ The concept of UFOs is probably as old as mankind. ہمارے پاس غاروں کے زمانے کی ایسی پینٹنگز اور شواہد موجود ہیں جس میں قدیم وقتوں میں UFOs کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان پینٹنگز میں لوگوں کو UFOs دیکھتے ہوئے اور UFOs کی آمد کے وقت کتوں کو بھونکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جہاں تک موجودہ دور اور ایلینز کے حوالے سے جدید سائنسی تحقیق کا تعلق ہے تو اس کا آغاز 1950 کے عشرے میں ہوا۔ So I think the idea goes way back. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کی کئی مشہور شخصیات UFOs اور ایلین سے آمنا سامنا ہونے کا دعویٰ کر چکی ہیں۔ ان شخصیات میں سابق امریکی صدر جمی کارٹر بھی شامل ہیں، جنہوں نے 1969 میں ریاست جارجیا کے مقام لیری پر UFOs دیکھی۔ ماضی میں باکسنگ کے عظیم کھلاڑی محمد علی کا بھی یہ دعویٰ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ UFOs دیکھی۔ ذرا تصور کیجئے کسی بڑے شہر میں اونچی اونچی عمارتوں کا جن کے اوپر اڑن کھٹولے اڑ رہے ہوں اور ان میں بیٹھے ایلینز ہماری زمین پر نہ جانے کس کھوج میں ہوں، تو پھر ایلینز کون ہیں؟ کیا ایلینز وہی خلائی مخلوق ہے جسے آپ اور میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں؟ چلا بھائی لوگ، ارے ڈرا نہیں، چلا چلا۔ ایلین سے متعلق ایک اور مشہور تھیوری ایلین ایبڈکشن کی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق اڑن کھٹولے پر آنے والے ایلینز ہماری دنیا سے عام انسانوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں کئی افراد نے ایلینز کے ہاتھوں اغوا ہونے اور ان کی تحویل میں وقت گزارنے کے حوالے سے اپنے تجربات و مشاہدات بیان کیے ہیں۔ ایلینز کے ہاتھوں اغوا ہونے اور ان کے سیارے پر وقت گزارنے کا تجربہ کیسا ہوگا؟ Once you're abducted, it's not just a one-time thing. ایلینز اگر آپ کو اغوا کر لیں تو یہ صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ آپ کا، آپ کے بچوں کا اور آپ کے خاندان کا ٹریک رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایلینز ماضی میں ان کے والدین اور نانا دادا کو بھی اپنی تحویل میں رکھ چکے ہیں۔ مگر سائنس ایلینز اور ایلین ایبڈکشن کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہے؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے یونیورسٹی آف میری لینڈ میں شعبہ اسٹرانومی اور فزکس کے لیکچرر پروفیسر ڈاکٹر ایلن پیل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ With the people who have been abducted or think they've been abducted, یہ افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایلینز نے انہیں اغوا کیا تھا۔ دراصل جو لوگ کسی ذہنی دباؤ یا حادثے سے گزرتے ہیں وہ اس قسم کی کوئی کہانی گھڑ لیتے ہیں اور اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں کہ ایلینز نے انہیں واقعی اغوا کیا تھا۔ and they've managed to
bury it under an interesting story. We have seen in Hollywood movies and we have read in novels, fiction. डॉक्टर पील, क्या एलियंस महज मफरूजा हैं या इनकी अपनी कोई हकीकत भी है? Is there any reality in it or it's just a myth? But I think we can put it down to myth. मेरे नज़दीक ये एक मफरूज़ा या मिथ है। गुज़श्ता कई सदियों से दूसरी दुनियाओं की बात की जाती रही है। साइंस फिक्शन और फिल्मों में एलियंस के बारे में बताया जाता रहा है, मगर मेरे ख्याल में हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं और एलियंस अभी तक महज मफरूज़े की हद तक ही वजूद रखते हैं। डॉक्टर पील ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिरकार एलियंस हमारी जमीन का ही रुख क्यों करेंगे? We also have to ask the question, why would they visit us? हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि एलियंस भला हमारी जमीन पर क्यों आएंगे? क्या वो अपनी दुनिया में बोर होते हैं? क्या वो जमीन पर आकर और अपना आप ढके छुपे अंदाज में हमें दिखाकर हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं, या फिर जमीन से बहुत दूर किसी सितारे या सयारे से इतना फासला तय करके आने के लिए उनके पास कोई ठोस वजह मौजूद है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एलियंस हमारी दुनिया में आए तो वो इंसानों को अगवा करने में वक्त जाया नहीं करेंगे, न ही वो किसी फसल को खराब करेंगे और जानवरों के रेवड़ों को तबाह करेंगे, जैसे कि अमूमन तसव्वुर किया जाता है। ये कहना कि वो उड़न खटोलों में आकर दुनिया में इधर उधर तांका झांकी करते हैं, बहुत से गलत मफरूजे और इबहाम पैदा करता है। A lot of improbable buttons. जहां एक तरफ ये बहस जारी है, लगता है अमरीकी खलाई इदारे नासा ने इन मफरूजों का साइंसी जवाब देने का फैसला कर लिया है। नासा की चीफ साइंटिस्ट एलन स्टोफन का कहना है कि उनका इदारा अगले 10 वर्षों में जमीन से बाहर की दुनिया में जिंदगी के आसार के बारे में साइंसी मालूमात, जबकि अगले 20 वर्षों में इस हवाले से ठोस साइंसी शवाहिद पेश करने के काबिल होगा। उनका ये भी कहना है कि बहुत मुमकिन है ये खलाई जिंदगी एलियंस के उस तस्वुर से बहुत मुख्तलिफ हो जो हमारे जहनों में मौजूद है। रही एलियंस के तस्वुर की बात, तो बहुत से साइंसी माहिरीन ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिर ऐसा ही क्यों है कि तख़य्युलाती एलियंस के इंसानों की तरह 2 पाँव, 2 आंखें और एक चेहरा होता है। वो साइज में बहुत बड़े या बहुत छोटे क्यों नहीं होते? क्या ऐसा इंसानी तख़य्युल में कमी की वजह से है? जो भी है, जब तक साइंस जमीन से बाहर जिंदगी का सबूत और उस जिंदगी के खदोखाल को सामने नहीं ले आती, इंसान के लिए एलियंस का ये तस्वुराती खाका जिंदा रहेगा। वेलकम बैक टू अर्थ। लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल मत होइए क्योंकि हम फिर से आसमानों की सैर करने वाले हैं नासा के जरिए। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस शो में हमने जाना सितारा, प्लैनेट, ब्लैक होल्स, कॉस्मिक डस्ट वगैरह और हाँ, इवन एलियंस के बारे में। लेकिन मैं कैसी होस्ट होती अगर मैं यूनिवर्स की टॉपिक पे एक शो करती आपको उस फील्ड के वर्ल्ड रेनाउंड एक्सपर्ट से मिलवाने के बगैर? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा पे साकिब अल इस्लाम गए। आपको भी स्पेशल एक्सेस मिला है इस रिपोर्ट के जरिए। हमारी कायनात के ये खूबसूरत और नाकाबिले यकीन नज़ारे खलाई दूरबीन हबल हम तक लाई है। हबल वो खलाई दूरबीन है जिसे अमेरिकी खलाई इदारे नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 अप्रैल 1990 को खला में छोड़ा था। उस वक्त से लेकर अब तक 25 साल में हबल ने इंसानी आँख को 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़े कहकशाओं की नाकाबिले यकीन तस्वीर भेजी हैं। स्काई के थोड़े से एरिया में जो आप देखें तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज नज़र आती हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अनकाउंटेबल कि कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में वाक़े नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट डिवीजन के एसोसिएट डायरेक्टर मंसूर अहमद ने हबल पर उस वक्त काम शुरू किया था जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो हबल जो है उसको कंसिडर करते हैं कि एक जनरल पर्पस एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी, जैसे कि आपने टेलीस्कोप बनाया है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द ग्राउंड इट्स इन स्पेस।
ہبل جو ہے نا اٹ کین سی ناؤ اٹ ہیز ڈسکورڈ کہ ہم یونیورس پرانی کتنی ہے ایگزیکٹلی ٹو 13.7 بلین ایئرز اگو جب بگ بینگ ہوئی تھی. اور اب وہ اسٹڈی کریے کہ وہ بگ بینگ سے لے کر اب تک یہ جو یونیورس نظر آتی ہے ہم کو وہ ایسے کیوں نظر آتی ہے, تو اس کی کیا ریزنس ہیں, گیلیکسیز کیسے فارم ہوتی ہیں, سٹارز کیسے بنتے ہیں, سٹارز بنتے ہیں ان کی لائف سائیکل بھی ہے, جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر فوت بھی ہو جاتے ہیں, اس سائیکل کی کیا امپورٹنس ہے ان آور اون ایگزسٹنس آن دس ارتھ. ناسا نے اب تک کیا ڈسکور کیا ہے کہ اس دنیا سے آگے بیانڈ دس ورلڈ اور کیا چیزیں ہیں, کیا ہے اور کتنی بڑی کائنات ہے. اب ایک یو کینٹ پٹ اے نمبر کہ کتنی بڑی ہے. سو لیٹ می اسٹارٹ فرام دا ہائیسٹ لیول آف وٹ ڈرائیورز آر. تو 3 میجر کوشچنز ہیں ان ایسٹرو فزکس. نمبر 1 کہ یونیورس بنی کیسے, how did it come to being, why did it become to look like what it is, why did galaxies became clusters of stars, then big spaces in between, then another galaxies. But more importantly جو آج کل سب سے زیادہ important question جو کہ سب کے دل میں یہی ہوتا ہے no matter where you are کہ are we alone, کیا ہم اکیلے ہیں اس پوری کائنات میں یا کہ کوئی اور بھی انٹیلیجنٹ بینگ جو کسی قسم کی لائف ہے یونیورس میں. تو دیٹ ایک پروگرام ہمارا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسو پلانٹ ایکسپلوریشن, جو کہ اس چیز پہ کام کر رہا ہے ٹو فائنڈ لائف بیونڈ ارتھ. لیکن اگر آپ کی ڈیفینیشن ایلین کی یہ ہے کہ وہ کسی اور پلانٹ یا کسی اور ستارے سے آئے ہیں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیومن بینگز ہیں اور اینی تھنگ جو کہ اس زمین پہ رہتی ہے جو زندہ ہے وہ بھی ایک قسم کے ایلین ہے. اس وقت ہم ناسا کے گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں ہیں اور یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا ماڈل ہے, اور جس فیسلٹی میں اس وقت ہم موجود ہیں وہاں اس کی انٹیگریشن جاری ہے, یعنی اس ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ شاید ان رازوں سے بھی پردہ اٹھا سکے گی جن سے ہبل ابھی تک نہیں اٹھا سکی. یونیورس اتنی واسٹ ہے اور چیزیں اتنی دور ہیں کہ ہبل کو بہت کلیئرٹی چاہیے, اور آل دیز ڈسٹربنسز جو ہے نا وہ اس کی ریزولوشن کو وہ کرتی ہیں, ڈمینش کرتی ہیں. تو وی آر بلڈنگ دا نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ کال جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ. اس کا میرر جو ہے 3 times بگر ہوگا ہبل سے, اینڈ اس کی کیپیبلٹیز ول بی مور ان دی انفرا ریڈ. جیمز ویب ول بی ایبل ٹو سی مچ مور ڈیپر دین ہبل. probably we will also be able to see جبکہ سب سے پہلا کائنات کا سب سے پہلا ستارہ پیدا ہوا تھا, probably be able to see that. ناسا کا کہنا ہے کہ $9 بلین کی رقم سے بنائی گئی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ زمین سے 10 لاکھ میل کے فاصلے تک پہنچ جائے گی. یہ دوربین سال 2018 تک خلا میں بھیج دی جائے گی. آلرائٹ ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ کیا تھکے تو نہیں پوری یونیورس کو ایکسپلور کر کے؟ آئی ہوپ ناٹ, کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے. جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ پلیز اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف کہانی پاکستانی. خدا حافظ.